चल रही है क्रांति, कैसे रहे मन में शांति, ये है सवाल जिसका जवाब आपको आज की अदालत में मिलने जा रहा है। तो इस पर पड़ताल करेंगे, कई सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। बाजार में ये जो तेजी चल रही है इस पर कितना भरोसा किया जाए, इसकी बात होगी। आगे की राह कैसी होने वाली है इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। हाँ, सभी लोग जो कि इक्विटी रश के फेसबुक पेज के माध्यम से अदालत की कार्रवाई का प्रसारण देख रहे हैं, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और साथ में जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, क्योंकि अभी लाइव नहीं जुड़ पाए किसी वजह से, आप सभी का भी स्वागत, धन्यवाद समय देने के लिए। और शुरू कर रहे हैं आज की अदालत। खचाखच भरा हुआ है कार्यक्रम, बहुत सी चीजों पर चर्चा करनी है। बाजार में हम देख रहे हैं कि अलग सुकुकाट है, क्या होने जा रहा है, कौन से सेक्टर्स पर फोकस रखना है, इन तमाम चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग संदेश अभी नजर पड़ गई और ये एक साहब ने भेजा है, मैं एक मिनट खोज लेता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग संदेश भेजा है और इनका ये कहना है कि सर आपकी शर्ट मुझे बड़ी पसंद आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच शर्ट की प्रशंसा करने के लिए और शर्ट पहने व्यक्ति की भी प्रशंसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और उनके अलावा कई सारे और इंटरेस्टिंग संदेश संकेत आ रहे हैं, तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए बिना समय गंवाए आपको कुछ जरूरी जानकारी देने का काम मैं कर दूं। देखिए, हर सप्ताह मैं आपको ये बातें बताता हूं और इस सप्ताह भी बताना मेरा दायित्व है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई भी निवेश करते समय, निवेश के बारे में विचार करते समय, निवेश से जुड़ी सारी जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है आपके लिए, तो ये जरूर से कीजिएगा। और निवेश से जुड़ी सारी जानकारी आपको हासिल करनी है और उसके बाद ही कोई निवेश का विचार करना है। तो ये बहुत आगे बढ़ने के लिए, आज की चर्चा को का शुभारंभ करने के लिए, उद्घोष करने के लिए, और उससे पहले बड़े ही गजब के संदेश आ रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। एक हमारे आदित्य रस्तोगी जी का एक टिप्पणी है, पढ़े सर, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, प्लीज बताओ म्यूचुअल फंड में बाय ऑन डिप अगर करना है तो बेंचमार्क इंडाइसेस को देख के करूं या नहीं। भाई देखिए, देख के करूं या एनएवी को देखकर करूं, ये है इनका सवाल। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इससे पता लगता है कि काफी विचार कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपका पैसा जहां लगा है, उसके बारे में आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। जो सवाल आपने पूछा है कि क्या एनएवी देखा जाना चाहिए या इंडाइसेस, तो देखिए चार्ट्स अवेलेबल होते हैं इंडाइसेस के। तो अगर मान लीजिए आपने किसी स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया है, तो स्मॉल कैप फंड का जो बेंचमार्क होता है वो स्मॉल कैप फंड होता है। तो आप वो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हो सकता है या निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स हो सकता है। तो जो भी उसका बेंचमार्क है आप उसका चार्ट देखें और उस पर आपको जो भी लेवल्स देखने हैं, मान लीजिए आपको ब्रेकआउट देखना है, नया पैसा डिप्लॉय करना है या आपको पैसा विड्रॉ करना है, या जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि री एंट्री करनी है, तो उसके लिए सबसे उचित चार्ट जो आपको देखते रहना चाहिए वो बेंचमार्क का है। तमाम जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं, उनका एक ना एक निर्धारित बेंचमार्क होता है। तो आप बेंचमार्क को देख करके निर्णय करें, ये उचित रहेगा, तर्कसंगत रहेगा। तो ये सवाल आया था आदित्य जी का, जिसका उत्तर उन्हें तुरंत मिला। आज सबसे पहला सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है। एक सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है और ये श्याम चौधरी साहब ने पूछा है। सवाल उनका है कि ईटीएफ बनाम म्यूचुअल फंड कौन ठीक होगा। तो इसका भी जवाब हम लोग देंगे कुछ समय में, लेकिन उससे पहले कुछ हमारा निर्धारित कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। यानी कि सबसे पहले एक बार बाजार को तो देख ले, जहां इतनी बड़ी क्रांति आ रखी है, तो बाजार में एक क्रांति, कैसे रहे मन में शांति, इस सवाल का जवाब खोजते हैं सबसे पहले और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कई सारे ढेरों सवाल आपके जमा हो रखे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं इन सवाल पर आऊंगा। ग्रेट, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही कहें कि इवॉल्व्ड सवाल हैं, यानी कि एक अलग स्तर के सवाल हैं। और यही फायदा है हर सप्ताह अदालत में आने का। आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग जुड़ते हैं। पेशेवर ट्रेडर जुड़ते हैं, ट्रेडर्स जो एनएसए के कार्यक्रम के सदस्य रहे हैं वो आते हैं, नए ट्रेडर्स आते हैं। पूरे बाजार का एक 360 डिग्री व्यू आपको अदालत में मिलता है। तो अदालत एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा कहे कि समुदाय है, लोगों का जुड़ाव है, परिवार है, जिसमें आप देखें कि हर प्रकार के विषय की हम चर्चा करते हैं, विवाद करते हैं और साथ में एक बहुत गहन जानकारी आपको मिलती है कि बाजार में आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं, बेहतर नॉलेज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये काम अदालत हर सप्ताह करती है। तो आइए अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। काम बहुत है, समय कम है, तो बिना समय गंवाए चार्ट्स के दर्शन करते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने ये चार्ट। और ये चार्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पर इस सप्ताह बड़ा ब्रेकआउट आते हुए हमने देखा, यानी कि एक बड़ा मोमेंटम बना है। ठीक है, तो ये हमारे सामने चार्ट है फॉर निफ्टी। और निफ्टी को अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार की तेजी लगातार यहां पर बनी हुई है।
पिछले सप्ताह जो हैमर कैंडल बनी थी उसको निरस्त करके इस सप्ताह एक बड़ा धुआंधार कैंडल, धमाकेदार कैंडल बना है जिसने नया ब्रेकआउट कायम किया है। अगर आप यहाँ फिबोनाची प्लेस करें, जो हमने पहले भी अदालत में किया है, इस बड़े करेक्शन को लेकर के करें। ये करेक्शन आया था 2021 में, तो हम ये 2021 का बड़ा करेक्शन ले रहे हैं और इस पर यदि आप फिबोनाची इस तरह से प्लेस कर दें तो आप देखते हैं कि पहला फिबोनाची स्तर तो ये 20,200 था, ये पार हुआ। उसके बाद 23,200 था, ये भी पार हो गया। और अगला जो अब रेजिस्टेंस या कहें कि फिबोनाची स्तर चार्ट पर दिखता है वो 26,200 का है। तो बाजार जो है वो ऊपर की ओर दिशागत है, इसको लेकर के कोई संदेह किसी के मन में नहीं होना चाहिए। बाजार यदि तेज हो और आज आप बाजार के विपरीत खड़े हो क्योंकि आपका मन ये कहता है कि बहुत बढ़ गया है, गिरेगा जरूर, तो ऐसा करने पर जो चोट लगती है, जो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि बाजार की दिशा को ध्यान में रखें, बाजार की चाल को ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से अपने योजनाओं को बनाएं, उसी के हिसाब से ट्रेड्स प्लान करें। तो मार्केट के डायरेक्शन को सर्वोपरि मानना चाहिए, उसको कभी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बाजार हम सबसे आगे, बाजार जो सोच रहा है, जो देख रहा है, जो आभास कर रहा है, वो मैं और आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें बाजार के जो की दिशा है उसका सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो बाजार तेज है, नई तेजी बनी है, लाइफ टाइम हाई वीकली क्लोज इस सप्ताह दर्ज हुआ है और अगला मेजर लेवल 26,270 है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाजार कभी नहीं गिरेंगे या करेक्शन नहीं आ सकते। करेक्शन बेखटके बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी आ सकता है और करेक्शन आया तो आप जानते ही हैं कि इतनी बड़ी तेजी के बाद करेक्शन भी उसी अनुपात में आता है, तीव्र होता है, लोगों को डरा देता है, खौफ सदा कर देता है और उसके बाद ही करेक्शन पूरा होता है। तो करेक्शन की ये फितरत है, ये उसकी प्रकृति है कि हमेशा करेक्शन बहुत सीवियर इंटेंस होता है। तो इंटेंस करेक्शन आ सकता है कभी भी किसी भी समय बिना किसी वार्निंग के और उसके लिए मानसिक रूप से हमें हमेशा तैयार, तत्पर रहना है। बावजूद इसके निवेश के अवसर आपको इस बाजार में खोजने होंगे। बाजार तेज है, अगर आप न पार्टिसिपेट कर पाए तो जो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट है, जो कि ग्रीफ ऑफ मिसिंग आउट में तब्दील हो जाती है, वो बहुत बड़ी होती है और उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि यू मस्ट डिसाइड एंड एक्ट क्विकली। तो जो भी निर्णय करें चार्ट के आधार पर करें, तर्क संगत करें, लेवल्स का हमेशा ख्याल रखें कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है और उस लेवल के हिसाब से आपको निर्णय करने हैं। जो भी स्टॉक आपके पास है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं, उसमें जरूरी है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल दर्ज कर दें। और लाइन ऑफ कंट्रोल डालना अभी तक इतने समय से अगर आप अदालत में नियमित आ रहे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल डालना आपको भली भांति आ चुका होगा। तो लाइन ऑफ कंट्रोल अंकित करें उन तमाम चार्ट्स पर जिनको आप ट्रैक कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है और इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिस्क बना रहेगा। तो रिस्क को कम करने के लिए पहले से एक तय स्तर आपके मन में होना चाहिए, जिस स्तर के टूटने पर, भंग होने पर आप उचित निर्णय ले पाएंगे। तो वो लेवल आप मार्क करके चले चार्ट पर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे सामने चार्ट है फॉर निफ्टी, जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। आइए एक दफे बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। जैसा कि हम पिछले सप्ताह चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में यदि तुलना की जाए तो निफ्टी ज्यादा मजबूत, बैंक निफ्टी मुकाबले में थोड़ा कमजोर दिखता है। इस सप्ताह आप देखिए दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हुए नजर आए। जहां निफ्टी में इतनी शानदार ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली, वहीं बैंक निफ्टी नीचे सरक रहा है और बाजार का साथ नहीं दे रहा है। ये रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, जिसको पार करने में अभी तक तो बैंक निफ्टी असमर्थ रहा है। तो ये लेवल चार्ट पर अंकित कर ले, थोड़ा सा और चेंज कर ले, बेहतर कर ले इस स्तर को। ये लेवल मैं यहाँ ले आता हूँ वीकली चार्ट के हिसाब से और इस स्तर को हटा देते हैं। तो ये हमारे सामने लेवल्स हैं। ये बैंक निफ्टी के लिए मेजर हर्डल, ये बड़ा सपोर्ट, और बैंक निफ्टी जैसे ही ये 52,700 के स्तरों को निकाल जाता है तो आप देखते हैं कि वापस से इसमें नया आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर स्थिति बैंक निफ्टी की भी मजबूत है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा, जहां दोनों जगह तेजी है, निफ्टी में विशेष तेजी देखने को मिल रही है। ये हम देख रहे हैं वीकली चार्ट। आइए एक दफे डेली चार्ट देखते हैं। ये डेली चार्ट है, रेजिस्टेंस की लाइन मैंने मार्क की हुई है और आप देख रहे हैं कि ये लेवल पार नहीं हुआ, धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी नीचे सरक रहा है। तेजी तो कल बनी लेकिन बहुत कम बनी निफ्टी की तुलना में, बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर साफ दिखाई पड़ रहा है। तो निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, लेवल्स आपके सामने। तो कोई भी चार्ट आप देखें तो ओवर एनालिसिस से बचना चाहिए। मैं देखता हूं कि लोग बेवजह चार्ट का पूरा व्यू बना लेने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ नया खोजने की दृष्टि से नए नए प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा करने से आपका एनालिसिस कमजोर पड़ेगा, आपका कन्विक्शन धूमिल होगा और आपके निर्णय लेने की जो दृढ़ता है उसमें कमी आएगी। तो इसीलिए जरूरी क्या है, उतना ही एनालिसिस करें जितनी आवश्यक है। जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई हो तो उसके बाद भी एनालिसिस को आगे बढ़ाते रहने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट हमने देखा। आइए एक दफे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं, जहां हमने काफी आक्रामक तेजी इस सप्ताह आते हुए देखी।
ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये अपने लाइफ टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है, निफ्टी की तुलना में अंडर परफॉर्म हाल फिलहाल में कर रहा है, लेकिन वीकली चार्ट देखिए तो आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी। एक सपोर्ट जैसे ये जो एलओसी मैंने नीचे डाली हुई थी, इसको आप संशोधित करके आप यहां रख सकते हैं, तो ये लेवल सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 17,000 का लेवल है, अभी 17,600 पर चल रहा है। तो इस तरह से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें, जहां पर हम अब और तेजी बनते हुए देख रहे हैं। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, जहां पर कंटिन्यूअस अपट्रेंड हम देख रहे हैं। इसको एक बार चार्ट को रीस्केल करते हैं, देखिए चार्ट आपके सामने, तो आप देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट अब काफी पुराना हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि अभी अभी ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट बहुत पुराना, काफी मैच्योर ट्रेंड है। और इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जो तेजी हमने 2 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स में देख ली है, शायद वो कुछ समय के लिए चले और उसके बाद वो कुछ समय के लिए थमनी चाहिए, यही इसका साइक्लिकल ट्रेंड कहता है। तो कोई भी चीज एक तरफा हमेशा परपेचुअली नहीं चलती है, हमेशा उसमें रुकावट आती है, विघन आता है, व्यवधान आता है, कुछ समय के लिए शेयर रुक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, करेक्ट होते हैं, टाइम वाइज करेक्शंस आते हैं और फिर उसमें तेजी बनती है। तो उन चीजों के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए और बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए करेक्शन आ गया तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग इस स्वर में बात करते हैं कि देखिए सर करेक्ट हो गया, स्टॉक तो गिर गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। भाई देखिए यही फितरत है। अगर शेयर बाजार में कीमतें केवल बढ़ती रहती, कभी ना घटती, सोचिए कैसा जीवन होता। दुनिया में सारा पैसा जो है वो शेयर बाजार में ही उतर आता, ना कोई कारोबार चलता, ना कोई व्यापार चलता, क्योंकि शेयर की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, इसमें रिस्क होता है, जोखिम होता है। इसी वजह से केवल रिस्क लेने वाले लोग, जिनकी रिस्क एपिटाइट होती है, रिस्क लेने की क्षमता होती है, वही शेयर बाजार में आते हैं। तो इसलिए ये बाजार का तरीका है, यही इसी तरह से बाजार ऑपरेट करता है। तो इसको लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि बाजार क्यों करेक्ट हो गया। करेक्शंस हैपन एंड दे हैपन फॉर गुड रीजन और हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो ये हमारे सामने स्थिति है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्मॉल कैप इंडेक्स की, जहां पर तेजी बाकायदा कायम है। एक बार ग्लोबल मार्केट्स भी घूम करके आते हैं। भाई देखिए बहुत उठापटक नास्डैक में चल रही है और जहां दुनिया भर के बाजार नए हाइस बना रहे हैं, एक के बाद एक कमजोर नतीजे आ रहे हैं। नेस्डैक पर अल्फाबेट का नतीजा कमजोर आया, गूगल का कमजोर नतीजा आया, अमेजॉन का नतीजा कमजोर आया, उसका परिणाम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये आपके सामने स्थिति है यूएस मार्केट्स की, नेस्डैक की, और नेस्डैक पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा करेक्शन आते हुए दिखा है। तो देखिए जिस प्रकार की तेजी बनी थी उस अनुपात में करेक्शन आया है। अब यहाँ पर अगर आप फिबोनाची प्लेस कर दें और हम इस स्विंग को ले लें, ये जो स्विंग 4-5 महीनों का स्विंग था, इसको ले लें, तो आप देखते हैं कि जो मेजर सपोर्ट चार्ट पर नजर आते हैं वो यहाँ 16,825 और 17,180 यानी कि 17,200 मान लीजिए। तो 17,200 और 16,800 ये 2 लेवल्स हैं जहां पर फिबोनाची के हिसाब से अगले सपोर्ट्स अपेक्षित हैं। तो ये आपके सामने नेस्डैक का चार्ट है जहां बहुत कुछ बदल रहा है। तेजी लगातार कायम है, 2 सप्ताह की गिरावट जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी और ऐतिहासिक तेजी के बाद इस प्रकार का साइडवेज या नेगेटिव मूव जो है ये स्वाभाविक होता है, ऐसा ही होता है हमेशा। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम और इसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी अचरज की बात नहीं है। ये साधारण है, बहुत ही नॉर्मल है। तो अभी हम नेस्डैक पे करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं। नेस्डैक के बाद आइए डाउ जोन्स को देख लें। तो ये डाउ जोन्स है, तेजी यहाँ पर जारी है। तो वही हाल है जो भारत में है कि बैंक निफ्टी कमजोर, निफ्टी स्ट्रॉन्ग, वहां पर भी नेस्डैक कमजोर, डाउ जोन्स स्ट्रॉन्ग। तो डाउ जोन्स नया हाई बना रहा है और वहां पर चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। हमने सुना है कि जो बाइडेन अब प्रत्याशी नहीं है, उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बन गई हैं प्रत्याशी डेमोक्रेट्स की, और उनकी टक्कर है डोनाल्ड ट्रंप से। तो काफी रोचक मुकाबला वहां पर होने की संभावना है। और अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप हावी रहते हैं, जैसा कि अभी चल रहे हैं हावी, अगर मान लीजिए चुनाव तक वही हावी बने रहते हैं, तो आप देखेंगे कि मार्केट्स विल लाइक दिस। डोनाल्ड ट्रंप इज मार्केट फ्रेंडली। उन्हें आपको याद होगा जब वो पिछली बार राष्ट्रपति थे तो लगातार ट्वीट करते रहते थे, बाजार के बारे में बात करते रहते थे। तो उनका बाजार से जुड़ाव है और यदि ऐसा होता है तो ये वहां के बाजारों के लिए अच्छा समाचार होगा ट्रंप का आना। और वो टैक्स कट्स भी लाते हैं, रिपब्लिकन्स टिपिकली टैक्स कट्स लाते हैं, यानी कि वहां पर टैक्स की छूट मिलती है, उनका एजेंडा ये रहता है। और टैक्स छूट भी जो धनी लोग हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको टैक्स की छूट मिलती है। तो जो कैपिटलिस्ट हैं उनको टैक्स की छूट यदि मिलती है तो उसका फायदा भी आपको बाजारों में आते हुए दिखेगा। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है डाउ जोन्स के पर्सपेक्टिव से अच्छी है। एक पैटर्न बना है डाउ जोन्स में जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो ये लेफ्ट शोल्डर, ये दूसरा यू है, इन दोनों को अगर आप इस तरह जोड़ दें तो आपको एक त्रिकोण दिखेगा और इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो डाउ जोन्स मजबूत स्थिति में है, निफ्टी मजबूत स्थिति में है और जो अभी तक के हमें संकेत मिल रहे हैं सारे सकारात्मक हैं। 2 चार्ट्स झट से देखेंगे और देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए जिस चार्ट का दर्शन हमें करना ही चाहिए वो है गोल्ड का। गोल्ड में बड़ा उठा पटक हुई, उलटफेर हुआ और उसकी वजह थी बजट। बजट में यकायक और बिल्कुल
ऐसी अपेक्षाएं नहीं थी, किसी प्रकार की ऐसी अटकलें भी कहीं मैंने नहीं सुनी थी कि गोल्ड में इतना बड़ा ड्यूटी कट होता हुआ नजर आएगा। तो गोल्ड में ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी आई है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतों में भारी गिरावट आते हुए दिखी। लगभग 4,000 रुपए की गिरावट, उससे भी ज्यादा हमने गोल्ड में देख ली है। तो गोल्ड की ये स्थिति है, पैटर्न बना है जिसको हेड एंड शोल्डर कहते हैं। आइए पैटर्न के भी दर्शन करने लगे हाथों। ये गोल्ड का चार्ट है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। तिरछी नेकलाइन डालें तो वो इस तरह से टूटी कि बिल्कुल टारगेट तक ही चला गया गोल्ड। तो बड़ी गिरावट गोल्ड में आती हुई इस सप्ताह नजर आई। अब इसका एक बार मंथली चार्ट देखते हैं, क्योंकि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है टिपिकली। तो गोल्ड के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को असेस करें तो देखिए कुछ बदला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ा रेड कैंडल इस महीना बन रहा है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पर किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है। अगर लोअर लेवल से वापस से रिकवरी हो जाए तो गोल्ड फिर से स्टेबल पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन गोल्ड में जिस प्रकार की नेगेटिविटी हमें दिख रही है ऑप्टिकली, हो सकता है कि नीचे के लेवल्स पर फिर से गोल्ड में बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो। तो गोल्ड के चार्ट पर भी पैनी नजर रखिए। गोल्ड का सीधा सीधा सरोकार सारे दुनिया के एसेट क्लासेस से होता है। तो गोल्ड का संबंध बिटकॉइन से है, गोल्ड का संबंध यूएस मार्केट से है, गोल्ड का संबंध इंटरेस्ट रेट से है। तो गोल्ड सबसे जुड़ा है और सभी गोल्ड से जुड़े हैं। तो गोल्ड का चार्ट आपको जरूर हर सप्ताह नियमित देखना है। आप चाहे तो प्रतिदिन देखिए, लेकिन सप्ताह में एक बार अवश्य गोल्ड के चार्ट को देखना होता है। गोल्ड के बाद आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि इसको पिछले सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मिला था और हमने देखा किस प्रकार से डॉलर के चार्ट में ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट अभी भी कायम है, यानी कि अभी तक कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि बजट के प्रावधानों को सुन लेने के बाद या जो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात हो रही है, जिस प्रकार से सरकार ने बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं की है, इन तमाम चीजों को के मद्देनजर डॉलर कमजोर हो जाए, रुपया मजबूत हो जाए, ये स्थिति अभी तक नहीं बनी है। और अभी भी जो ब्रेकआउट लेवल है, जो मैंने यहाँ चार्ट पर अंकित किया है, लगभग 83.5 के आसपास ये स्तर है। ये लेवल अभी भी डॉलर होल्ड कर रहा है। तो अगर डॉलर कमजोर होता है, नीचे आ जाता है, रुपया वापस से मजबूत होता है, तो एक अच्छा संकेत होगा और उसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति ठीक है, काबू में है, कोई खास परेशानी नहीं है। बजट से भी कोई बहुत बड़ा ऐसा बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, एलटीसीजी बढ़ गया, एसटीटी बढ़ गया और उसका एक इंक्रीमेंटल फ्रिक्शनल कॉस्ट जो है ट्रेडिंग की वो बढ़ गई, यानी ट्रेड करना महंगा हो गया। साथ में निवेश करने के बाद मुनाफा अगर आपको हो जाए तो वो भी आपको थोड़ा महंगा हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा भी कोई बड़ा टैक्स या चेंज नहीं हुआ, ना ही कोई पॉलिसी चेंज हुआ, ना ही कोई टैक्सेशन को लेकर के ऐसा कोई बड़ा प्रावधान या बदलाव हुआ है जिससे पूरा खेल खराब हो जाए या कोई बहुत बड़ा असर इकोनॉमी पर अथवा शेयर बाजार पर पड़े। तो अच्छा, कुल मिलाकर आप कहें कि कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, लोगों पे रोष है, कई सारे लोगों से मेरी चर्चा हुई, बड़े लोग आहत महसूस कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्यों बढ़ाया गया। तो जरूर किसी को भी जो निवेश करता है उसको ये बात रास नहीं आएगी। निवेशक चाहते हैं कि उन्हें इंसेंटिव मिले, वो लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, कंपनियों को बल दे रहे हैं, उन्हीं के पैसों पर कंपनियां आईपीओज लाती हैं, बाजार बॉयंट होता है, अच्छा होता है, तभी आप कैपिटल रेस कर पाते हैं शेयर बाजार से। तो जो लंबे समय के निवेशक हैं उन्हें हमेशा रिवॉर्ड करना चाहिए और वो होना भी चाहिए। लेकिन बहुत अरसे बाद ये जो वृद्धि है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की, जरूर थोड़ी सी मन को खटक रही है, लेकिन इसको भी बाजार पचा लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है निफ्टी ग्लोबल मार्केट्स की और साथ ही गोल्ड और डॉलर की। तो हमने पूरे बाजार का एक 360 डिग्री व्यू लिया। इस बीच ढेरों सवाल जवाब है और इन सवालों का भी हमें जवाब देना है। तो आइए सवालों पर मैं आऊंगा फटाफट, कई सारे विषयों पर बात करनी है। कर लो दुनिया मुट्ठी में ने सवाल किया है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर लो दुनिया मुट्ठी में बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर सागर फिरके साहब पूछ रहे हैं कि गोदरेज एग्रोवेट, इसका चार्ट देखिए, इसको भी देखेंगे। और उनके अलावा ग्रेट, बहुत बढ़िया। हमारे नितेश पारिक साहब हैं, वो अभी हाल में मुझसे मिलने आए थे, जर्मनी रहते हैं और नोएडा पधारे थे, से भेंट हुई मेरी और सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? भाई, इतनी ऊर्जा आप सबके प्रेम, सहयोग और आशीष से मिलती है नितेश जी। तो नियमित हम लोग मिलते हैं। जो पूरे सप्ताह की थकान होती है, पूरे सप्ताह जो कुछ हुआ होता है बाजार को लेकर के, एक सेल्फ, हम कहें कि एक कलेक्टिव स्टडी हो जाती है, सब लोग मिल करके करते हैं और इसलिए अदालत में बड़ा मजा आता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश पारिक जी जर्मनी रहते हैं और इन्होंने हाल ही में मुझसे आकर के भेंट की, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके अलावा गौरव शर्मा जी का एक प्रश्न है। ओहो, अच्छा, ये लिख रहे हैं कि इनको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि NSF 12 में जो कुछ इन्होंने सीखा था वो इनके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा है और अच्छा पैसा बन रहा है, वंडरफुल प्रोग्राम है। क्यूमिन्स में क्या इनगल्फिंग पैटर्न है, ये इनका प्रश्न है, तो इस पर मैं बात करूंगा। क्वालकॉम के चार्ट को देखिए, ये कहना है हमारे भास्कर रेड्डी जी का। तो क्यूमिन्स देखेंगे और यूएस में लिस्टेड क्वालकॉम को भी देखेंगे। इन दोनों चार्ट्स को हम लोग देखेंगे। इंटरेस्टिंग चार्ट्स पर प्रश्न आ रहे हैं।
और ग्रेट, बहुत बढ़िया। सुधीर कुमार जी लिख रहे हैं, जय श्री राम सर, पिछले 3 साल से चार्ट के आधार पर निवेश कर रहा हूं और मेरा पोर्टफोलियो लगातार हरा है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। क्या मैं निवेश सिर्फ चार्ट के आधार पर ही कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर ही रहे हैं। हाँ, इस बात का जरूर सुधीर जी ध्यान रखिए कि जिन कंपनियों का आप चुनाव करें वो कंपनियां एक स्तर की होनी चाहिए। बहुत छोटी कंपनियां, पेनी स्टॉक्स, 2-5 रुपए के शेयर्स, या वो शेयर जिनका मार्केट कैप बहुत कम है। ऐसा नहीं कि छोटी कंपनियां हमेशा खराब होती हैं, लेकिन उन्हें रिसर्च करना, ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि जो एक गुणवत्ता वाली कंपनियां हैं, और ये कैसे तय होगा कि ये क्वालिटी कंपनीज हैं, इसके लिए आप कोई इंडेक्स चुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप निफ्टी 500 इंडेक्स को चुनते हैं, तो आप इस प्रकार से एक नियम बना सकते हैं कि बस जो निफ्टी 500 के शेयर्स हैं उन्हें ही ट्रैक किया जाएगा। तो इस प्रकार से अपना एक यूनिवर्स डिफाइन करें और उसके बाद जरूर आप शेयर्स का चुनाव करें। टेक्निकली चार्ट्स के आधार पर शेयर्स का चुनाव करें, एग्जिट एंट्री सब चार्ट्स पर करें, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद सुधीर जी। अच्छा, इस बीच एक और सवाल आया है, मंथली चार्ट देखिए एचसीसी का, ऐसा कहना है सचिन जी का, तो मंथली चार्ट भी देखा जाएगा एचसीसी का। लेकिन उससे पहले जिस क्रम में प्रश्न आए, मैं झट से प्रश्नों का निपटारा कर दूं, फिर हमारे साथ आज एक विशेष व्यक्ति जुड़ेंगे। आपका नाम है सौरभ शर्मा जी। सौरभ शर्मा जी के जीवन के बारे में जानेंगे, कैसे बाजार में आगमन हुआ, क्या कुछ उन्होंने सीखा है अभी तक, और जो कुछ उन्होंने सीखा है वो हम भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रश्न लंबित हैं अदालत के सामने, उन्हें आइए निपटा दिया जाए। ओके, तो पहला सवाल जो आया दीपक नाइट्राइट पर, दीपक नाइट्राइट के चार्ट को देखें कि इस चार्ट में क्या खास है, क्या विशेष है, कौन सा पैटर्न बनाया। भाई देखिए, तेजी तो अच्छी आई है और ये रेजिस्टेंस है जहां पर के बंदी हुई है। तो अब आप देखिए विधि का विधान और बाजार में चार्ट्स का महत्व आप देखें, तो जो हाई हमने 2021 में लगता हुआ देखा, बिल्कुल उसी हाई तक प्राइस आकर के रुक गया। यानी एक रेजिस्टेंस पर फिलहाल शेयर रुका हुआ है। लंबे समय के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कायम होगा जब इस रेखा के ऊपर आपको वीकली क्लोज आता हुआ नजर आएगा। वीकली बेसिस पर तो हो सकता है इसके ऊपर भी प्राइस चला जाए, लेकिन हमें जिस चीज की आवश्यकता या महत्व है वो है बंदी, क्लोज। अगर इन स्तरों के ऊपर बंदी आती है तो इसका मतलब जो 2021 में अटका हुआ है उसको बाजार निकास दे रहा है, तो ये एक सकारात्मक संकेत माना जाएगा। ब्रेकआउट की दहलीज पर दीपक नाइट्राइट ट्रेड कर रहा है, ये हम वीकली चार्ट के आधार पर कह रहे हैं। तो अब इस चार्ट में करें क्या, सबसे पहले तो एलओसी मार्क कीजिए। एलओसी बहुत नीचे बनेगा तो एक संशोधित लेवल आप यहां मार्क कर सकते हैं, ये 2670 का स्तर है, और जो असल एलओसी है वो यहाँ पर यानी कि 1700 के करीब डाली जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये भी याद रखिए कि 4-5 हफ्तों में, 1-1.25 महीने में बड़ी तेजी स्टॉक ने ऑलरेडी देख ली है, इस बात को मत भुला दीजिएगा। रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है दीपक नाइट्राइट। ये लेवल्स हैं जो चार्ट पर आपको मार्क कर लेने। इनको मार्क कर लेने के बाद आपके मन में कोई दुविधा, शंका, शुबा नहीं रहना चाहिए। आपके लिए मार्क बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, और यही मकसद है। इन केवल मामूली सी 3 रेखाएं डाल देने से चार्ट को समझना बेहद आसान हो जाता है। और ये हमारे सामने चार्ट है और दीपक नाइट्राइट, ये वीकली चार्ट है। इसके बाद एक सवाल आया था गोदरेज एग्रोवेट पर। अब कुछ अच्छी खबरें आई गोदरेज एग्रोवेट को लेकर और पूरे श्रिम्प और ये जो पूरा सी फूड वाला सेगमेंट है इसको लेकर। गोदरेज एग्रोवेट में ब्रेकआउट हुआ था, ये वीकली चार्ट है, और ब्रेकआउट आने के बाद ब्रेकआउट इन स्तरों के करीब हुआ था, 570 रुपए के आसपास। वहां से तेजी बनी, 570 का शेयर 800 रुपया हो गया। और अभी हाल में ब्रेकआउट हुआ जब ये रेजिस्टेंस निकली, ये रेजिस्टेंस 2021 का हाई है, जैसा कि अभी हम चार्ट पर देख रहे थे। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर यहाँ पर भी प्राइस घूम करके पूरा रेजिस्टेंस पार किया इसने और नया हाई बना रहा है। तो अब आपके सामने रेखाएं साफ हैं। ये स्टॉक बहुत ही प्रार्थनाओं के बाद चला है, तो ये उन स्टॉक्स में से है जो टस से बस नहीं हुए। बरसों तक ये लेवल 1 कंसोलिडेशन इसने दिखाया और अब जाकर के हम इसमें तेजी देख रहे हैं। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है चार्ट पर, 720 रुपए का इसको क्लिक कर लें। इस लेवल से इंपॉर्टेंट कोई और लेवल है ही नहीं। तो अगर एक लेवल चार्ट पर मार्क करना है तो वो 720, और 2 मार्क करने हैं तो दूसरा 567 होगा। ये लेवल्स आप मार्क कर लेंगे, इस चार्ट की पूरी जो अभी तक की स्थिति रही है, कहानी रही है, उसका आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये गोदरेज एग्रोवेट का चार्ट है जहां पर लेवल्स हमने मार्क किए हैं। हाँ, इसमें बदलाव आ रहा है। ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था लिस्टिंग के बाद से, और इसने कोई छोटा मोटा नहीं, 5-6 साल का समय कंसोलिडेशन में बिताया, फिर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हो जाने के बाद करेक्शन हुआ। इसको एक बार मंथली चार्ट पर भी आइए देख लेते हैं गोदरेज एग्रोवेट। तो मंथली बेसिस पर आप देखिए तो ये पहला महीना है जहां पर के ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ट्रेड हो रहा है, और महीने में अब दिन ही कितने बचे हैं, आज 26 तारीख हो गई है, तो अब आप 27 हो गई, माफ कीजिए। तो अब आपके पास कुल 3-4 दिन बचे हैं, और अगर मंथली क्लोज जो है 720 के ऊपर आता है तो मंथली चार्ट पर ऐतिहासिक ब्रेकआउट इस चार्ट पर देखने को मिल जाएगा। तो गोदरेज एग्रोवेट का चार्ट है जिस पर सवाल आया था। क्यूमिंस के चार्ट को देखते हैं। ये क्यूमिंस और ये इसका डेली चार्ट है।
तो ये डेली चार्ट है क्यूमिंस का, ये वीकली है और वीकली में हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी बनी हुई थी, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है। सबसे पहला काम ये करें कि एक लाइन यहाँ मार्क कर लें चार्ट पर, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इसी को एलओसी की तरह ट्रीट कीजिए। ये लेवल टूट गया तो पूरा ये जो अभी तक का अपट्रेंड है ये समाप्त हो जाएगा, इसको मान करके चलिएगा। हो सकता है कंसोलिडेशन हो सकता है हेड एंड शोल्डर बन जाए, ये हम नहीं जानते हैं कि आगे किस दिशा में स्टॉक जाएगा, लेकिन ये हमें पता है कि 3545 का जो स्तर है इसको चार्ट पर अंकित कर लेना है। तो ये आपके सामने चार्ट है फॉर क्यूमिंस इंडिया, इसको भी जरूर से स्टडी कीजिए। क्वालकॉम का चार्ट देखते हैं। चलिए, तो ये क्वालकॉम का चार्ट है, ये यूएस लिस्टेड है, हम देख रहे हैं और यहाँ पर भी एक तेजी बनी, तेजी के बाद $220 का भाव आया, वहां से करेक्ट होकर $180, ये कुल मिलाकर के चार्ट है। मंथली चार्ट देख लेते हैं, आइए। मंथली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, मंथली चार्ट पर एक सपोर्ट यहाँ अपेक्षित है, यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है और ये इसका वीकली चार्ट है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, काफी बड़ी तेजी आई और उसके बाद उससे अनुपात में करेक्शन आया। करेक्शन को अगर आप फिबोनाची से मैप करते हैं, यानी यहाँ से शुरू करें और इस लेवल तक इसको ले जाएं, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल जो ये देखिए लो लगा है, ये 38.2% फिबोनाची लेवल यानी कि $173 का है। आपने देखा बिल्कुल 173 के आसपास ही सपोर्ट हासिल हुआ। तो ये महिमा है फिबोनाची की, फिबोनाची को सही तरह से डालने की, और अगर आप फिबोनाची को सही तरह से प्लेस करते हैं तो ये आपको एग्जैक्ट लेवल्स भी कई दफे बताता है। तो ये हमारे सामने चार्ट है क्वालकॉम का, जहां पर एक करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्वालकॉम के बाद आइए एक चार्ट देखते हैं और ये चार्ट है एचसीसी का। ओके, ये एचसीसी का चार्ट है, ये तो वीकली चार्ट है और इसको अगर आप गौर से देखें तो भाई हाँ, तेजी तो बनी हुई है एचसीसी में, कोई दौरा नहीं। अच्छा, 55 रुपए एचसीसी, वाह। एक जमाने में एचसीसी को 15-16 रुपए चलता था और कई सारी परेशानियों में ग्रसित था, फिर ब्रेकआउट हुआ 2023 के अगस्त में, साल भर पहले, और उस समय 20 रुपए का भाव था। आज आप देख रहे हैं 55 रुपए का भाव है, तो 20 रुपए का शेयर लगभग 3 गुना होने आया है। तेजी कायम है। आपको एलओसी डालनी है तो लीजिए, पर एलओसी डालना तो बहुत आसान है। यहाँ ये आपके सामने 45 रुपए के आसपास हमने एलओसी की रेखा मारी। ये चार्ट है एचसीसी का, इससे ज्यादा एनालिसिस की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितना एनालिसिस की दरकार है बस उतना कीजिए, और वो कर लेंगे तो आपको स्पष्टता रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, आपको पता होगा कौन सा लेवल क्रिटिकल है, किस लेवल को देखना है और कब आपको रिएक्ट करना है, तो बेवजह स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये आपके सामने चार्ट है फॉर एचसीसी, जिस पर अभी एक प्रश्न आया। ओके, अच्छा, इनका एक और सवाल है हमारे बीबी साहब का। ये कह रहे हैं एक तो आदित्य बिरला सन लाइफ, इसका चार्ट देखिए, और साथ में ओके जीआईसी हाउसिंग, ये दो सवाल है इनके। तो आइए फटाफट देख लेते हैं चार्ट। सबसे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ, इसके चार्ट को देखें। तो ये हमारे सामने चार्ट है, और इसके अलावा एक सवाल था आपका जीआईसी हाउसिंग पर। ठीक है, दोनों चार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल चार्ट आपके सामने, लगातार तेजी देख रहे हैं हम लोग और अप ट्रेंड बना हुआ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मेजर सपोर्ट है वो चार्ट पर यहाँ दिखाई पड़ता है, तो इसको आप सपोर्ट लेवल मार्क कीजिए। एलओसी की बात करें तो ये आपके सामने 160 रुपए का एलओसी का स्तर है। ये दोनों चार्ट्स पर लेवल मार्क कर लें। स्टॉक लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी लाइफ टाइम हाई ऊंचा है, लेकिन वो जो लेवल्स हैं 2017 के, अब उन लेवल्स के करीब आ रहा है। तो ये काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन होगा, ये पार होगा तो फिर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। नीचे के लेवल्स पर एक विशाल का इनवर्स हेडेड शोल्डर बना था, उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद सेंटर परफॉर्मेंस भी खत्म हो गई। दूसरा सवाल आपका जीआईसी हाउसिंग, तो ये आपके सामने जीआईसी हाउसिंग का चार्ट है। रेंज में फंसा हुआ है, बाजार तेज है, ये स्टॉक कमजोर है, तो अंडर परफॉर्मर है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? आउट परफॉर्मेंस पर। बाजार में जिस तरह की क्रांति चल रही है और ऐसे में अगर हम उन स्टॉक्स के पास बैठे रहेंगे जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो स्थिति जो है वो हमारे मुताबिक नहीं जाएगी। तो इस चीज के लिए जरूरी क्या है कि आउट परफॉर्मेंस को खोजिए, आउट परफॉर्मिंग शेयर्स पर हमारा ध्यान और फोकस होना चाहिए। तो ये जीआईसी हाउसिंग का चार्ट आपके स्क्रीन पर, और अनेकों और प्रश्न आ रहे हैं, उन पर मैं आता हूँ, लेकिन धन्यवाद आपका सौरभ जी समय देने के लिए और आज अदालत में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्कार, जय श्री राम सर। जय श्री राम, धन्यवाद आपका। सौरभ जी कहाँ से हैं आप, बताइए। सर मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं कोटा में सेटल्ड हूँ सर पिछले लगभग 12 वर्षों से।
कोटा में रहते हैं, वाह, कोटा तो बहुत और शानदार सर मैं शहर है। भी टीचर ही हूँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कोटा में तो सभी टीचर हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ तो सर, बिल्कुल आप सर, कोटा सभी में हैं टीचर। तो जाहिर सी बात है कि आप शिक्षा से जुड़े हाँ होंगे और टीचर हैं। तो क्या पढ़ाते हैं सौरभ जी? सर, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। तो बाजार में आपका बॉन्ड कैसे जुड़ा, ये बताइए। सर बचपन से थोड़ा सा इंटरेस्ट था, और बचपन में मुझे याद है कि हमारे पूरे परिवार में किसी को इतना मतलब नहीं था ज्ञान कि शेयर बाजार क्या होता है। जैसे मेरे को इंटरेस्ट था बेसिक, मैं जब चैनल पे देखता था जी बिजनेस वगैरह जब पहले, तो पापा कहते थे अमीरों के चैनल बंद कर दे। तो मतलब ये मेंटालिटी थी एक छोटी सी। तो बाद में जब कोविड लगा तो हम लोग फ्री थे सारे, तो मेरे ससुर जी इनफैक्ट वो एसबीआई से रिटायर्ड मैनेजर है, उन्होंने मुझे सबसे पहले ये प्रेरणा दी कि वो आपके चैनल को देखा करते थे, और हमारे साथ एक टीचर थे शैलेंद्र सिंह राजावत सर, जो नौकरी से आजादी पा चुके हैं। अच्छा, तो उन्होंने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया सर। बहुत सर कोरोना के बाद आपका कोर्स ज्वाइन किया सर, नौकरी से आजादी, मुझे आज भी याद है सर, गपशप सेशन था अपना एक, जी। उसमें आपने बहुत मोटिवेट किया था। तो उस दिन के बाद सर मतलब आपका साथ मिलता गया, पहला कदम किया, फिर पूरी तैयारी की, फिर टर्टल प्रोग्राम किया, ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल किए, अभी भी 8 नंबर ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल में मैं जुड़ा हुआ हूँ उससे सर। बहुत बढ़िया और सर सौरभ बुक्स जी। काफी पढ़ी सर मैंने, स्टीव निसॉन पढ़ा, शेल्डन नटनबर्ग पढ़ी, बुल्बोस्की पढ़ा चार्ट पैटर्न के लिए, काफी नोट्स बनाए सर, अल्लाह सर आपके आशीर्वाद से भाई देखिए, आप अभी तो काफी टीचर अच्छा हैं, चल रहा पढ़ना तो आपकी फितरत में है, आपके स्वभाव का हिस्सा है। तो आपने पढ़ाई की, और सबसे अच्छी बात सर ने क्या बोली, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, नए लोग सुनिए, कि नोट्स बनाएं। तो आमतौर पर देखिए, हम लोग क्या करते हैं, किताब या कुछ भी सुनते हैं, सरसरी तौर पर सुन लेते हैं, लेकिन सरसरी तौर पर ऐसे ही देखने के लिए आप सुन रहे हैं, तो वो आपको आपके जहन में नहीं रहेगा, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे उस नॉलेज को। तो नॉलेज को अक्वायर करके उसको स्टोर करना, फिर उसको रिटेन करना, और फिर उसको रिकॉल करना ही बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी चीज क्या है कि नोट्स बनाने जरूरी हैं। तो जो चीज़ हमें सौरभ जी से सीखनी चाहिए, तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं है। अभी भी तो सर नोट्स मतलब सर गाड़ी में आते जाते भी आपकी ऑडियो सुनते हैं सर। बहुत मतलब इतना बढ़िया। मतलब क्रेजी हो सर। और आज मतलब ये सावन का महीना है सर, भोलेनाथ की कृपा है, मतलब इसी महीने में 2022 में मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, और आज 2024 आ गया सर, लगभग 45% रिटर्न है सर मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, सुपर, बहुत है ना बढ़िया। सर। एचएएल में शानदार। लगभग सर 350% रिटर्न है, किसमें? आईआरबी इंफ्रा में भी लगभग, एचएएल में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में हिंदुस्तान। बहुत साढ़े तीन बढ़िया। सौ परसेंट रिटर्न है। कोचिंग शिपयार्ड सर अभी मार्च में लिया था, उसमें लगभग 220% रिटर्न है, ब्रेकआउट देख के लिया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सौरभ जी। तो इसी प्रकार देखिए, कुछ तो इसको इसमें बाजार को शेयर जाना चाहिए। बाजार भी देखिए बिल्कुल सर, बाजार को लाइफ हाई पर चल रहा है, बिल्कुल बिना रुके चल रहा है। बिल्कुल तो इसमें देखिए क्या होता है, अभी कई बार लगता है कि भाई हम बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कर रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हम तो वही कर रहे होते हैं जो हम पहले कर रहे होते हैं, लेकिन बाजार सही। ही ऐसा उदार हो गया है कि भाई आपने शेयर खरीदा, पहले वो 2-4% भी मुश्किल से बढ़ता था, वो सीधे 10% बढ़ जाता है। तो इस वजह से कई बार ऐसा लगता है, लेकिन आपने जो रिटर्न हासिल किया है, इसमें आपकी मेहनत शामिल है, और जो लगातार आपने नोट्स बनाए, इतनी किताबें पढ़ी, और इतने बिल्कुल सर, नोट्स तैयार किताबें किए। सारी पढ़ी सर, 3-4 कॉपियां पूरी पढ़ ली सर रजिस्टर। अरे वाह! तो कोई किताब जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत इफेक्टिव लगी हो, सर या जिससे बहुत कुछ सीखा हो, तो वो बताइए सर सौरभ जी, जो ऑप्शंस की अगर बात करें तो शेल्डन नटनबर्ग बेस्ट है सर। बहुत बढ़िया, ठीक और अगर सर नॉर्मल कैंडलस्टिक्स की बात करें तो स्टीव निसान से ऊपर कोई नहीं है सर। और सर है। मैं तो ये कहता हूँ सर, 10 किताबें पढ़ने से अच्छा अगर आप जैसे किसी गुरु का अगर 10 मिनट भी मिल जाए ना, वो मतलब बेशकीमती रहता है। तो मतलब भाई मैं तो देखिए, ये मानता हूँ सर, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आपने सर। कई चीजें सर, मैंने कुछ लिखा है सर, मैंने जी, 4-5 पॉइंट लिखे हैं सर, 1 मिनट सर बताइए, आपको वो दे देते प्लीज़। सर। मैंने एक कॉलम बनाया, सब क्या कहते हैं और कुणाल सर क्या कहते हैं। हाँ, नंबर 1 पॉइंट, सब कहते हैं ब्रेकआउट का वेट करो, कुणाल सर जी, कहते हैं ब्रेकआउट इनफ नहीं है, वो वॉल्यूम ओबीवी कंफर्मेशन बिलो। जी, सेकंड पॉइंट है सर, सब कहते हैं आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखो, कुणाल सर कहते हैं ये मत देखो, डाइवर्जेंस भी देखो। सही बात। थर्ड है, सब कहते हैं ओपन इंटरेस्ट ब्लो बाय ब्लो देखो, कुणाल सर कहते हैं ब्लो बाय ब्लो मत देखो, आप हुँ, उसकी ट्रैजेक्टरी देखो। सब जी, कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो और कैंडल स्टिक पे देखो, फिर कंफ्यूज रहते हैं कि विक को ज्वाइन करूं या बॉडी को ज्वाइन करूं। कुणाल सर कहते हैं छोड़ो, आप तो बार चार्ट या लाइन चार्ट देखो, वो बेस्ट रहेगा। सब कहते हैं नौकरी मन लगा के करो, और कुणाल सर कहते हैं नौकरी तो करे करो, साथ में ट्रेडिंग भी मन लगा करो करो, जिससे कि नौकरी से आजादी मिल जाए। बहुत बड़ी बात है ये सौरभ जी, सर मज़ा आपके आ लिए, गया आपकी बात सुन के। ये तो पॉइंट मैंने सर सोचे सर। और ये बात जो है, जो आपने कही है, बहुत, इससे पता लगता है कि कितना फोकस होकर के आप सुन रहे हैं और कितना बहुत सर, उसको मतलब आप पे वैल्यू रिसर्च कर रहा हूँ, समझ लो आप, एक एक लाइन आपकी जो है ना, वो मतलब बिल्कुल सेट है दिमाग में सर। अरे सौरभ जी, मैंने गुरु बहुत बड़ी पूर्णिमा को बात है। आपको मैसेज भी किया था, मतलब आपकी टीम को मैसेज किया था। जी, जी, जी। बहुत बहुत खुशी हुई, और आप जो काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत सफलता इसमें मिले। और सबसे अच्छी बात है कि अपने काम के साथ, आपकी जो टीचिंग का काम है उसके साथ-साथ आप ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इतने टाइम तो कम मिलता है सर, फिर भी पर मैनेज कर लेते हैं सर। जून तो महीने में भी कैसे सर काफी अच्छा रिटर्न आया था ट्रेडिंग सर। और इन्वेस्टिंग दोनों कर रहे हैं सौरभ जी, या केवल इन्वेस्टिंग करते हैं? अभी आपका क्या फोकस नहीं सर, इन्वेस्टिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करता हूँ सर। है? ओके, ट्रेडिंग में सर मैंने एक अपनी एक विधा बनाई है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स को मिला के जी, स्कैल्पिंग की अपनी एक टेक्निक बनाई है, जिसमें मूविंग एवरेजेस का काम मैं लेता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम में लेता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस सर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, और स्कैल्पिंग जो करता हूँ मैं छोटे टाइम फ्रेम पे करता हूँ। जिससे कि कल ही सर मैंने अपनी टेबल पे लिखा हुआ है मेरे, 51,000 के अगर ऊपर निकला तो तबाही, और कल सर यही हुआ बैंक निफ्टी में, 51,000 से ऊपर गया और वो 400 पॉइंट सीधा उसने मार लिए। तो सर ये एक मतलब स्कैल्पिंग एक मैंने बनाया सर, 15-20 मिनट में काफी बन जाता है। और मेन तो सर इन्वेस्टिंग है सर, मेन तो।
बहुत बढ़िया। तो बहुत शानदार काम करे सौरभ जी, और इतने बढ़िया शेयर आपने खरीदे, और सबसे बड़ी बात है कि उनको इतने समय तक आपने रखा। कई लोगों ने आपने जो कहा तो आपने डाइवर्सिफाइड बनो, एचएल, डाइवर्सिफाइड बनो मान सर। लीजिए एचएल तो बहुत लोगों ने लिया, लेकिन होता क्या है कि लोग इतने समय तक रख नहीं पाते हैं, तो इतने समय तक उसे बिल्कुल सही रखना, बात, होल्ड बिल्कुल करना सही बहुत बात। बड़ी बात है। और ये आपका मेच्योरिटी दिखाती है एज ए ट्रेडर। तो उम्मीद हम कर रहे हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप और नई सफलता हासिल करें, इसी प्रकार से आपका सारा श्रेय पोर्टफोलियो। सर मेरे ससुर जी को जाता है, जिन्होंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया मतलब नहीं तो मैं तो वो भी जानता ही नहीं था कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा काम वो आपने अभी किया। देख रहे होंगे सर। हाँ, देख रहे होंगे ज़रूर, हाँ, और न देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग तो ज़रूर देखेंगे, आप दिखाई देंगे। बिल्कुल तो सर, उनको हम बिल्कुल। सबकी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह औरों को प्रेरित करते रहिए। अगर खुद का आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हाँ, हमको टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, या शेयर बाज़ार समझ ही नहीं आता, या हम अपने काम में खुश हैं, अपने जॉब में खुश हैं, तो कोई समस्या नहीं है। हुँ, लेकिन आपके परिवार में, आपके परिवेश में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको इसमें रुचि होगी। कम से कम उसे रोकिए बिल्कुल, मत, उसको तो प्रेरणा दीजिए, उसको तो सहायता कीजिए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखिए बिल्कुल किसी सही न बात। किसी को तो घर का सीएफओ बनना ही पड़ता है। यानी कि जो घर की वेल्थ सही है, कहा आपने, कैपिटल है, वो मैनेज बिल्कुल सही कहा करके आपने। सही जगह पर इन्वेस्ट करना, ये पूरा एक काम है। हमारे यहाँ हम इसको हुँ, लेकर के थोड़े से एज़ अ सोसाइटी हम उतना नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल। सामूहिक रूप से सोचना चाहिए। और हुँ। सौरभ जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज अदालत सर में आने एक के बात लिए। और सर, प्लीज़, प्लीज़। मैं सर जब सारे मेरे स्कैल्पिंग वगैरह ट्रेड्स आते हैं तो शाम को बैठ के मैं भी अपना टीकेटी करता हूँ। टीकेटी का फुल फॉर्म है ट्रेड्स का पोस्टमार्टम। हाँ, तो अच्छा। मैं जितने ट्रेड्स मैंने लिए होते हैं उसका पोस्टमार्टम करता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर से मैं इतना एडेप्टिव नहीं हूँ, तो मैं नोट्स जी, बना बना के करता हूँ, ये मैंने ये लिया, क्यों लिया, ये होता तो मैं क्या, जैसा आपने एक बार कहा था सर व्हाट इफ वाली सिचुएशन बनाऊंगा, जी। तो ऐसे मैं बैठ के पूरा करता हूँ तो नहीं सर देखिए, ये ये जो आपका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है सर ये जो ट्रेड आपका का। प्रोफेशन है ना सौरभ जी, व्हिच इज़ ऑफ अ टीचर, और वो भी देखिए इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर कॉम्पिटिशन है। एक तो होता है कि केवल स्कूल की परीक्षाएं हैं, जहाँ सबको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। हाँ, एक है हम्म, जहाँ कॉम्पिटिशन है, कुछ ही लोग उसमें क्वालिफाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको और मजबूत होना हम्म, पड़ता है। तो उसमें ये बिल्कुल। सारी टेक्निक्स, और देखिए आज बहुत अच्छी चीज़, दो चीज़ें सौरभ जी की इस बातचीत से आप सबको सुनना चाहिए। सबसे पहले नोट्स बनाइए, जो भी पढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए किसी सीरियस इंटेंट से कुछ भी सुन रहे हैं, चाहे आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हों, चाहे आप कोई किताब पढ़ रहे हों, चाहे किसी का कोई लेख पढ़ रहे हों, कोई एनालिसिस स्वयं से कर रहे हों, आप उसके नोट्स बनाइए। आप देखेंगे कितना बड़ा असर आपकी रिटेंशन में पड़ेगा। दूसरी बात बिल्कुल जो सर। सौरभ जी ने कही है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अपने ट्रेड्स को वापस से बाजार बंद होने के बाद उसको रिविजिट करना, और उसमें अपनी गलतियां ढूंढना, या फिर व्हाट इफ सिनेरियोस देखना कि अगर मैंने ये नहीं किया होता, मान लो मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखा होता तो क्या होता, नीचे रखा होता तो क्या होता। ये चीजें जो हैं, और किस लॉजिक पर मैंने ट्रेड किया, इसको हम देखें तो अपनी गलतियां समझ आती हैं। आपको ये समझ आता है मैं हर दिन वही गलती कर रहा हूँ, तो मेरी समस्या क्या है। हम्म, कई चीजों पर बिल्कुल। आपको सोचने मनन करने का अवसर मिलता है। तो सौरभ जी की दोनों बातें अगर आप फॉलो कर लेंगे, तो एक अच्छे स्टूडेंट आप निश्चित साबित हो जाएंगे। तो सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत काम की चीजें धन्यवाद आपने सर। बताई। और मुझे उम्मीद है, और मुझे इस बात से ये भी तय हो गया सौरभ जी, कि हालांकि आप कैसे टीचर हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तय हो गया कि आप बड़े ही शानदार टीचर होंगे, क्योंकि अरे सर जितनी धन्यवाद। क्लैरिटी आपके मन में है, और पढ़ाने के बारे में, सीखने के बारे में इतना कुछ आपको पता है, तो होपफुली आप और सफलता हासिल करें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू और सर। दोनों जो प्रोफेशंस हैं जिसमें आप हैं, दोनों बड़े शानदार प्रोफेशन है, और दोनों मेरे दिल के करीब हैं। मेरा टीचिंग पर भी बड़ा हम्म, रुझान है, और ट्रेडिंग हम्म, में भी। तो थैंक यू सो मच हाँ, सौरभ जी, समय देने के लिए आज थैंक अदालत यू में। सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बड़ा मजा आया। तो ये हमारे सौरभ जी हैं, सौरभ शर्मा जी कोटा से जुड़े हुए हैं, और कोटा तो हम जानते ही हैं कि कैपिटल है एजुकेशन की और लर्निंग की, और वहाँ से जुड़े हुए हैं सौरभ जी, और बहुत गजब का काम कर रहे हैं। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग भी इस शानदार ढंग से बिल्कुल प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो देखिए ये चीजें मत भूलिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको जहन में रखना है। इस बीच देखिए सवाल बहुत सारे लंबित हो गए। हाँ, हमारे बीबी साहब कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो चार्ट आपने देखा हो तो आदित्य बिरला कैपिटल का था, जबकि मेरा इंटरेस्ट तो आदित्य बिरला सन लाइफ में था। ठीक है, मुझे उसका चार्ट नहीं मिला, तो वो चार्ट भी देखते हैं। MTNL, इस चार्ट को डॉनी जैन साहब चाहते हैं कि हम लोग एनालाइज करें, तो इसको भी जरूर देखेंगे। और हाँ, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ आयुष बंसल जी पूछ रहे हैं। उनका सवाल ये है कि सर अगर पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स डबल हो जाए, और फिर डबल से ज्यादा हो जाए, और वो भी एक साल के भीतर हो जाए, तो ऐसे केस में प्रॉफिट करना चाहिए बुक, या फिर होल्ड करना चाहिए। देखिए ये कोई प्रॉफिट आ गया है, आपकी उम्मीदों से ज्यादा आ गया है, तो हम बेच दें, ये जरूरी नहीं है। प्रॉफिट ज्यादा आना तो एक बहुत सुखद स्थिति है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि प्रॉफिट हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा आए। तो अगर कोई शेयर प्रॉफिट अच्छा ला रहा है, और आप उसको हटा दें अपने पोर्टफोलियो से केवल इसलिए कि उसने प्रॉफिट ज्यादा लाने की जरूरत की है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके कोई दफ्तर में एम्प्लॉय है जो बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा वो परफॉर्मेंस लेकर के आया, आप उसको कहते तुम तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले आए जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, अब कल से काम पर मत आना। तो ये तो देखिए सरासर नाइंसाफी। अगर कोई शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दुगना हो गया है, एक साल के भीतर दुगना से ज्यादा हो गया है, तो फिर उसको केवल इस वजह से निकाल दें कि वो दुगना क्यों हुआ भला, तो ये तो गलत है, तर्कहीन बात है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हम कब एग्जिट करेंगे, जब उसने परफॉर्मेंस देना कम कर देना है या बंद कर देना है। जब तक कोई इसका आपको प्रमाण चार्ट पे न दिखे, तब तक उसके साथ बने रहना चाहिए। कम से कम मेरा विवेक तो यही कहता है।
तो ये आयुष बंसल जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था और ये भी एक तरह का बायस है जिसका हमने यहाँ पर जवाब देने का प्रयास किया। इसके अलावा देखिए और बहुत से सवाल आ रहे हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। और हाँ, निकुंज बाहेती साहब हमारे हैं, वो कह रहे हैं सर आप कभी भी मेरा सवाल नहीं लेते हैं, पीएसबी और आईडीबीआई इनके चार्ट्स भी देखिए। चलिए इनका भी चार्ट देखेंगे और इस बीच और भी सवाल आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए तो बिना समय गवाए आइए 2-4 चार्ट्स और देखते हैं, काम बहुत है हमारे सामने। आइए चार्ट्स का रुख करते हैं। तो अभी हमने जो चार्ट देखे, एक एमटीएनएल का चार्ट देखना है हमें, तो एमटीएनएल के चार्ट का रुख करते हैं। एमटीएनएल को देखिए, देखते रह जाएंगे। तो गए 2 सप्ताह में एमटीएनएल 50 रुपए से 100 रुपया दोगुना हो गया। 2 सप्ताह लगे इसको दोगुने होने में, गजब, बहुत बढ़िया। तो अब भला चार्ट देखकर होगा क्या? कुछ नहीं। जो मौका था, जो अवसर था, वो पीछे छूट गया। ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद आपने देखा कि शेयर रुका ही नहीं, इसने अवसर ही नहीं दिया, इसमें फ्रीज लग रहे हैं। डेली चार्ट देखेंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा आपको कि रोजाना स्टॉक ऊपर ही जा रहा है और डे हाई पर बंद हो रहा है। एक बार यहाँ अवसर जरूर मिला होगा, लेकिन लगातार तेजी बनी हुई है, 100 रुपए के करीब अपडेट कर रहा है। हाँ, अगर आपने निवेश किया हुआ है और कभी ऐसी स्थिति आपके जीवन में आए, और ईश्वर करे सबके जीवन में स्थिति आए कि आप शेयर खरीदे और वो 2 सप्ताह में दुगना हो जाए, तो क्या करें फिर? सबसे पहले अपने प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलें। जो शेयर जिस तरह से बढ़ते हैं उसी तरह से गिरते भी हैं। जल्दी निकलने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है ऐसे शेयर्स में, तो इसीलिए ना निकलते बनता है और ना ही होल्ड करते बनता है। तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेना पड़ता है। तो एक टाइट और इफेक्टिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टॉक में रखें और जब तक उसमें तेजी बनी हुई है कोशिश करें कि कुछ हिस्सा निकाल दें और उसके बाद बचे हुए हिस्से को तब तक रखें जब तक ट्रेंड में कोई बदलाव आते हुए न दिखे। तो ये आमतौर पर जहां एक्सेलरेटेड प्राइस मूव आता है उस तरह के चार्ट पर ये रणनीति अपनाना उचित रहता है। तो ये सवाल एमटीएनएल को लेकर के है, जहां पर कि बड़ी तेजी हमने पिछले 2 सप्ताहों में देखी है, दोगुना हो चला है शेयर। अच्छा, इसके बाद एक सवाल था, ये बीबी साहब का है और वो ये बता रहे हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ यानी कि एबीएसएल एएमसी का चार्ट देखने को कह रहे हैं। तो आइए एबीएसएल एएमसी के चार्ट को देखते हैं। ओके, तो ये चार्ट आपके सामने है, भाव चल रहा है 700 रुपए का। ये आपके सामने इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को देखें तो एक ब्रेकआउट आता हुआ आपको नजर आएगा। ये ब्रेकआउट का लेवल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रेखा को यहाँ क्यों नहीं रखा? यहाँ इस वजह से नहीं रखा क्योंकि ओपन का प्राइस है, हम क्लोज के प्राइस को तरजीह देते हैं, तो इसीलिए हमारे हिसाब से जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये होना चाहिए। तो ये हमारी लाइन हो गई और इसके ऊपर पहला वीकली क्लोज आते हुए दिखा लाइफ टाइम हाई पर, लाइफ टाइम हाईएस्ट वीकली क्लोज है और स्टॉक पूरी यात्रा तय करके शेयर आया है, दोगुना हुआ है और दोगुना हो जाने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। तो चार्ट अच्छा है, मजबूत है, ब्रेकआउट हुआ है। आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि ये एलओसी मार्क कर लें चार्ट पर। ये 630 रुपए पर एलओसी डालिए और 630 के इस लेवल को इंपॉर्टेंस दीजिए। फिलहाल ब्रेकआउट का लेवल 697 है, उसके ऊपर हल्का फुल्का बंद हुआ है ऊपर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट पर है वो 630 का, इसको चार्ट पर अंकित कर लें। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है एबी सन लाइफ की, जिस पर प्रश्न किया था पहले हमारे बीबी साहब ने, लेकिन हमने आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट भूल से देखा। ये आपके सामने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट है। तो हमारे सामने चार्ट हमने देखा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का, और जिस पर अभी अभी प्रश्न किया था हमारे बीबी साहब ने। और इसके अलावा ग्रेट, हमारे अभिषेक दास जी का एक प्रश्न है कि मेरा ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया है और मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? अभिषेक जी, इसका पूरा एक प्रोसेस है। आप सेबी की वेबसाइट पर जाइए तो आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता लगेगा, और अगर वो आप मीट करते हैं, क्योंकि इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है, यानी कि कुछ समय का आपको अनुभव करना होगा। अगर अनुभव नहीं है, आप अभी भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो फिलहाल आप मेरे हिसाब से आपको थोड़ा अनुभव और लेना पड़ेगा। आपको पूरी डिटेल में क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स इंटरनेट पर सेबी की वेबसाइट से मिल जाएंगी, तो वो आप देखिए। अगर आपको मीट करते हैं तो जरूर आवेदन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है आपको कि नहीं, पहले कुछ एक्सपीरियंस हासिल करना होगा, तो कुछ समय कहीं जॉब करें, एक्सपीरियंस हासिल करें और उसके बाद फिर आप स्वयं से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं। तो ये प्रश्न किया है हमारे अभिषेक दास जी ने। अच्छा, इसके बाद एक प्रश्न आया था, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। ठीक है, हमारे गौरव शर्मा साहब कह रहे हैं कि एसएमई आईपीओस पर वीडियो बनाइए। जरूर इस पर विचार करेंगे गौरव जी। और जो एसएमई के आईपीओस आ रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, ऐसा लगता है हर दिन एक आईपीओ आ जाता है, तो इस पर भी रिसर्च करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो जब भी रिसर्च मुकम्मल होगी, हम कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से उसको चैनल के माध्यम से भी आप लोगों के सामने रखेंगे।
चलिए, तो ये सवाल था। इसके अलावा ओके, ठीक है, एक हमारे क्रिप्टो के कारोबारी हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक हमारे डॉनी जैन साहब है, वो कह रहे हैं सर मैं तो बीएसएनएल में सिम पोर्ट करने लगा था, वहाँ का वातावरण देखा तो स्टॉक ले लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल अभी किसी ने पूछा है कि क्या जीपीआईएल यानी कि गोदावरी पावर के चार्ट पर, ये रवि अमरोज जी ने सवाल किया है, उनका सवाल ये है कि जीपीआईएल में रनअवे गैप बना है और डबल टॉप पैटर्न भी बना है, क्या एक साथ दो चीजें बन सकती हैं, शायद ये सवाल है। तो आइए फटाफट चार्ट देखते हैं, जीपीआईएल यानी कि गोदावरी पावर एंड इस्पात के चार्ट को देखते हैं। तो ये आपके सामने चार्ट है। अब रहा सवाल डबल टॉप का, तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि डबल टॉप बना हुआ है। लीजिए चार्ट आपके सामने, इसको हम लाइन चार्ट में देखेंगे तो डबल टॉप दिखेगा, एम दिख रहा है हमें, तो ये हो गया डबल टॉप। ये आपने बिल्कुल सही पहचाना। अब सवाल है कि क्या इसमें रनअवे गैप है, तो रनअवे गैप डेली चार्ट पर ज्यादा बेहतर दिखता है। ये गैप जो है इसको रनअवे गैप नहीं कहते हैं, जो आपको यहाँ गैप दिख रहा है, ये गैप अगर फिल हो जाए तो एग्जॉशन गैप कहलाएगा। अब ये फिल नहीं हुआ है, तो कुल मिलाकर इस स्ट्रक्चर को देखें तो डबल टॉप पैटर्न आपने ठीक पहचाना है और इसमें निश्चित रूप से वीकली चार्ट पर एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। डबल टॉप बेरिश पैटर्न होता है, ये भी आप जानते हैं। तो इतने बड़े मूव के बाद कुछ करेक्शन, कुछ कंसोलिडेशन इस पैटर्न के बाबत आते हुए दिख सकता है। चलिए, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं और इन पर बात करेंगे। हाँ, एक सवाल रह गया और ये सवाल था पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक, इस पर प्रश्न आया था, तो इसको भी ले लेते हैं। ये पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक का चार्ट है और ये इसका ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट का लेवल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सरकारी बैंकों में फिर रौनक लौट आई है और पीएसबी देखिए कितने अरसे बाद इस पर हमारा ध्यान गया है, इसको तो हम बुला ही बैठे थे। अब हम देख रहे हैं कि एक रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पीएसबी के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। ये इसकी रेंज है, ये ब्रेकआउट है, तो इस लेवल को जरूर से ध्यान में रखिए। चार्ट आपके सामने, तो ये चार्ट्स हैं जिनको आपको इस सप्ताह स्टडी करना है। ढेरों चार्ट्स हैं जहां बड़े इंटरेस्टिंग मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। और अदालत की विशेष बात क्या है, देखिए कितने ही चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह हम लोग अदालत में कर लेते हैं और किसी पर भी कोई खरीदारी और बेचने की राय नहीं होती है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। केवल जिन चार्ट्स में कुछ ना कुछ विशेष होता है उनको चार्ट की दृष्टि से कैसे देखा जाए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और आप बेहतर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये लगातार अंडरलाइन थीम है न केवल अदालत की बल्कि चार्ट ऑफ द वीक की भी, जो कि कल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज आपको